जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चों को जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसे कि बच्चों सीडीएस एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं। वह जो है करंट के सिनेरियो के आधार पे या समसामयिक घटनाओं के आधार पे पूछे जाते हैं। तो करंट के फैक्ट को समझ तभी पाइएगा आप जब आप इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले आप समझे रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप न्यूज़पेपर्स में या कहीं पर भी कुछ भी इकोनॉमिक्स से संबंधित इशूज या मुद्दे आते हैं तो उस इशूज और मुद्दे को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे और हर बच्चे को ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, ये दो भागों में आपको मिलेगा। एक है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अगर आप आएंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो। देखिए, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो हम लोग ये देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब इकोनॉमिक्स के किसी एक इंडिविजुअल फर्म्स, किसी इंडिविजुअल कंपनी या किसी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो सारे मुद्दे जो है किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। जबकि अगर आप जो है पूरे होल इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, देश में जितनी कंपनियां हैं सारे कंपनियों का स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज का स्टडी करते हैं, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज, या उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग जो है किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब देखिए, उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक व्यवहारिक रूप जो है कौन सा इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक शब्द में अंतर, एक चीज में अंतर और हम लोग देखते हैं। एक देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा है इकोनॉमी। इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है ये हम लोग समझेंगे। इकोनॉमिक्स, डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे अगर आप आएंगे ह्यूमन बिहेवियर्स या ह्यूमन कंज्यूमर्स बिहेवियर थियरी के बारे में, या जो है प्राइस के कॉन्सेप्ट के बारे में, या जो है एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदते समय उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन सारे मुद्दों को हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, कोर इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। जबकि इकोनॉमी के अंतर्गत अगर आप आएंगे, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर आप आएंगे, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
हम लोग इसके व्यवहारिक पहलू के बारे में देखते हैं, इसके अप्लाइड पहलू के बारे में या व्यवहारिक पहलू के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अगर आप आएंगे तो अर्थव्यवस्था को अगर आप इकोनॉमी को कैटेगराइज करेंगे तो इकोनॉमी को कैटेगराइज करने में प्राइमरी सेक्टर आपको प्राथमिक क्षेत्र मिलेगा, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र एंड पंचम क्षेत्र क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर। उसके अलावा अगर आप आएंगे राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पे रोल ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट के आधार पर 3 प्रकार के इकोनॉमी आपको मिलेंगे। एक पूंजीवादी जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, एक है समाजवादी जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, और तीसरा है मिश्रित मिक्स्ड या इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 प्रकार की इकोनॉमी आपको मिलेंगे, किस आधार पे? रोल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट। उसके अलावा अगर आप आएंगे विकास की व्यवस्था के आधार पे विकसित डेवलप्ड कंट्रियां, विकासशील डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी, और अल्प विकसित विकासशील लिस्ट डेवलपिंग डेवलपमेंट या विकसित अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। उसके अलावा अगर आप क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे अगर आप आएंगे कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था का मतलब एग्रीकल्चर प्रायोरिटी इकोनॉमी, उसके अलावा औद्योगिक अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी इकोनॉमी, एंड उसके अलावा सेवा अर्थव्यवस्था सर्विस प्रायोरिटी इकोनॉमी। नियोजन के आधार पे अगर आप आएंगे या प्लानिंग के आधार पर, तो एक है योजना अर्थव्यवस्था और दूसरा है गैर योजनाबद्ध इकोनॉमी। तो एक है प्लान्ड इकोनॉमी और दूसरा है नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। निर्भरता के आधार पे अगर आप आएंगे आत्मनिर्भर, आश्रित एंड परस्पर निर्भर, जबकि विश्व के साथ संबंध के आधार पे अगर आप आएंगे तो ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ये सारे इकोनॉमी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि अर्थशास्त्र के वर्गीकरण में अगर आप आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो इसके क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है अभी हम लोगों ने देखा जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा जो पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या जिसे बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए, समष्टि और व्यष्टि में अंतर यही है जिसको हमने आपको बताया कि जब आप किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी या किसी इंडिविजुअल पॉलिसीज का जब आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि जब आप पूरे होल इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी का, किसी देश के होल इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन पॉलिसी, इन सारे पॉलिसीज का भी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए आइए देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर आप आएंगे तो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक में अगर आप आएंगे तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहली बात जो अगर आप आएंगे तो इसमें बताया गया है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी या उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। देखिए 3 बातें लिखी गई हैं। एक लिखा गया है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी या उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तो इसका मतलब कि इस शब्द को पढ़ने के बाद हमको ये, मेरे मन में ये फीलिंग्स आ रहा है कि इस थियरी में क्या बताया गया होगा। इस थियरी में ये बताया गया होगा कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी उपभोक्ता जब किसी गुड्स को परचेज करता है, खरीदता है, तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक जो है कार्य करते हैं, उसके बारे में जो है बताया गया है। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर थियरी में। कंज्यूमर बिहेवियर थियरी में अगर आप आएंगे, अंडर दिस इट इज स्टडीड हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट्स हिज इनकम इन वेरियस यूजेज
सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर बिहेवियर थियरी के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जब कंज्यूमर अपने इनकम्स को या अपने मनी को किसी गुड्स के परचेज के लिए जब वो खर्च करता है, एक्सपेंड करता है, तो क्या उस गुड्स से सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो जब पूरी तरीके से वह उससे सेटिस्फाइड होगा तभी उस गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो कुल मिला के जैसे व्यक्ति जिस तरीके का इनकम जनरेट करता है, उस इनकम को अलग अलग सेक्टर में अपने इनकम को डिवाइड करता है कि हमको जो है कुछ पैसा गुड्स के परचेज में खर्च करना है, कुछ रेंट पर खर्च करना है, अलग अलग सोर्सेज पे खर्च करना है। तो कुल मिला के कंज्यूमर बिहेवियर थियरी के अंतर्गत हम लोग कंज्यूमर के व्यवहार, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता का मोटिव यही होता है, कंज्यूमर का मोटिव यही होता है कि जब वह अपने पैसे के बदले किसी भी सर्विस या किसी भी गुड्स को प्राप्त करता है तो उसका मोटिव ये हो कि वह उससे मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो, अधिकतम संतुष्टि का फीलिंग्स उसके मन में आए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, अब देखिए पहले तो हम लोगों ने देखा कंज्यूमर बिहेवियर थियरी। दूसरा जो थियरी है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आप आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दूसरा थियरी है प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी। प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी या उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। देखिए प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी और कंज्यूमर बिहेवियर थियरी में हमको दो बात समझना है। एक तो पहली बात हम लोगों ने देखा कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, उपभोक्ता के बारे में। और दूसरा बात हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, उत्पादक के बारे में, उत्पादक के बारे में या प्रोड्यूसर के बारे में, उत्पादक या प्रोड्यूसर के बारे में। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है आइए देखते हैं। प्रोड्यूसर जो उत्पादक, जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, वो ये सोचता है कि आखिर बाजार में कौन से गुड्स का जो है डिमांड ज़्यादा है। तो जिस गुड्स का डिमांड ज़्यादा होता है वह उसी कंज्यूमर्स को क्या करता है, टारगेट करता है, और उस कंज्यूमर को टारगेट करके उस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। जबकि कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर ये देखता है कि उसके प्रायोरिटी में कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज पहले है। जो गुड्स एंड सर्विसेज उसके प्रायोरिटी में पहले होता है वह उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और कोशिश ये करता है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज से वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो या जो है सबसे ज़्यादा संतुष्ट हो। तो आइए देखते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी में। प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी में अगर आप आएंगे, इन दिस इट इज स्टडीड दैट हाउ द प्रोड्यूसर डिसाइड्स विच आइटम्स टू प्रोड्यूस and how much to produce in which his profit can be maximized। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है जिसमें उसका लाभ अधिकतम हो सके। तो देखिए हमेशा प्रोड्यूसर इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन से गुड्स का उत्पादन करना है, कौन से सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अधिकतम से अधिकतम लाभ होगा। और उसके अलावा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने से पहले वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है कि आखिर बाजार में, मार्केट में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, या कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का नीड या आप बोल सकते हैं डिमांड किसका ज़्यादा है। तो जिसका डिमांड होता है प्रोड्यूसर उसी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट करता है, उसी का प्रोडक्शन करता है और उससे अधिक जो है लाभ कमाने का कोशिश करता है। तो देखिए सीधा सा फंडा ये है कि अगर कंज्यूमर गुड्स का डिमांड करेगा, जिस भी गुड्स का डिमांड करेगा, तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, उसी गुड्स का जो है प्रोडक्शन भारी मात्रा में करने का प्रयास करेगा। तो
हमेशा प्रोड्यूसर के मन में हमेशा टारगेट कौन होगा? कंज्यूमर। जबकि कंज्यूमर के मन में हमेशा टारगेट क्या होगा? कि गुड्स का क्वालिटी, गुड्स का क्वालिटी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का क्वालिटी बेहतर नहीं है तो एक बार कंज्यूमर जो है उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, सेकेंड टाइम उसके पास नहीं जाएगा। तो सेकेंड टाइम वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज तभी करेगा जब उस गुड्स एंड सर्विसेज से वो क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा, पूरी तरीके से खुश होगा। तो चलिए, ये हम लोगों ने प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी देखा, उसके अलावा हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर थियरी देखा। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस थियरी के बारे में, प्राइस थियरी के बारे में या कीमत सिद्धांत के बारे में, कीमत सिद्धांत या प्राइस थियरी के बारे में। देखिए, प्राइस थियरी या कीमत सिद्धांत के बारे में ये बात हम लोग देखते हैं कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस या कीमत कैसे डिसाइड किया जाता है। आइए देखते हैं। प्राइस थियरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। In price theory, it is studied that how the price of goods is determined in the market. कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्शन, किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया और उसका प्राइस इतना ज़्यादा रख दिया कि कंज्यूमर जो है उस प्राइस पर उस गुड्स को खरीदने के लिए कैपेबल ही ना हो या उसका उतना प्राइस हो ही ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो प्राइस होता है किसी गुड्स का, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है, बाजार के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है कि अगर मैं किसी गुड्स का प्राइस जो डिसाइड कर रहा हूं, क्या उस गुड्स का प्राइस मार्केट में उस गुड्स को परचेज करने के लिए क्या कंज्यूमर या उपभोक्ता अवेलेबल हैं या नहीं, उपलब्ध हैं या नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखकर जो है प्राइस थियरी के अंतर्गत किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप आएंगे तो तीन शब्द आपके सामने आए, तीन शब्द आपके सामने निकल कर आए और वो तीन शब्द कौन कौन से? एक शब्द आया कंज्यूमर, एक शब्द आया कंज्यूमर या उपभोक्ता, कंज्यूमर या उपभोक्ता। दूसरा शब्द आया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर या जिसको बोलते हैं उत्पादनकर्ता, उत्पादनकर्ता या उत्पादन करने वाला व्यक्ति। और तीसरा आया प्राइस, प्राइस कीमत। ये तीन शब्द आपके सामने आए, ये तीन शब्द आपके सामने निकल के आए, तीन शब्द, जिसमें एक क्या है? एक है कंज्यूमर के बारे में, उपभोक्ता के बारे में। दूसरा शब्द आया प्रोड्यूसर, उत्पादन करने वाले के बारे में। और तीसरा आया प्राइस के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई उत्पादन करने वाला व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है, एक फार्मर है, एक किसान है, फार्मर है, और उस फार्मर के द्वारा मान लीजिए कि अपने खेत में आलू की खेती स्टार्ट करी गई। किसकी खेती? आलू की खेती स्टार्ट करी गई। तो जब आलू का उसने फसल बोया और आलू को तैयार किया, तो आलू का फसल उसने इसीलिए बोया क्योंकि उसके दिमाग में ये बात पहले से है कि मार्केट में आलू का डिमांड है, आलू का मांग है, और मेरा ये जो मार्केट, जो मैं आलू की खेती कर रहा हूं, जब मेरा फसल पक के तैयार होगा तो हमको लॉस नहीं होगा। इन सारे फैक्टर को सोचते हुए फार्मर्स ने जो क्या किया? आलू का उत्पादन किया। अब आलू का उत्पादन किया, किसको ध्यान में रखकर किया? कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर किया। उसको पता है कि जैसे ही मैं आलू की खुदाई करूंगा, आलू मेरे खेत में तैयार होगा, उपभोक्ता कंज्यूमर्स मेरे खेत में ही आ जाएंगे और मेरे सारे आलू को क्या कर लेंगे?
पोटैटो को क्या कर लेंगे, वो परचेज कर लेंगे। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो वहीं पे ये तय कर लेगा कि मेरे आलू का, पोटैटो का प्राइस क्या होगा, और उस प्राइस इस बात को ध्यान में रख के करेगा, बाजार को ध्यान में रख के करेगा कि बाजार में आलू का क्या प्राइस है और ये कंज्यूमर कौन से रेट पर आलू को मेरे से परचेज करना चाहता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक फॉर्मस जो है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में क्या करता है, विचार करता है। तो किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप आएंगे तो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में देखते हैं, कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में देखते हैं, और इस प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका कीमत या उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसके बारे में क्या करते हैं, विचार करते हैं। ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीधा सा फंडा है, आप एक पॉइंट में समझें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जब किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी सिंगल यूनिट का, किसी एक इकाई का, या किसी एक पॉलिसीज का, या किसी एक फर्म्स का, किसी एक कंपनी का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आप जाके स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि हम इकोनॉमिक्स का स्टडी या अध्ययन, अर्थव्यवस्था का अध्ययन होल इकोनॉमिक्स के केस में करते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के केस में करते हैं, तो उसको हम लोग जो है समष्टि अर्थशास्त्र या उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, अब आइए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत जब हम लोग किसी कंट्री या किसी देश के होल इकोनॉमी का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब किसी देश के फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, उस देश के प्लानिंग से संबंधित पॉलिसीज, उस देश के नेशनल इनकम से संबंधित पॉलिसीज, सारे पॉलिसीज को एक साथ मिलाकर एक साथ स्टडी करना ही, अध्ययन करना ही, उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप लोग देखिएगा तो फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, राजकोषीय नीतियां एंड मौद्रिक नीतियां। तो राजकोषीय नीतियां एंड मौद्रिक नीतियों के बारे में अगर आप आएंगे, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में अगर आप आएंगे, तो फिस्कल पॉलिसीज का मतलब होता है, राजकोषीय नीति का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिसीज, एक ऐसा नीति जो उस देश के राजकोष से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, राजकोष से जुड़ा हो। तो उसके फंड से या उसके राजकोष से जुड़ा हुआ जो पॉलिसीज होता है उसे हम लोग फिस्कल पॉलिसीज या राजकोषीय नीति बोलते हैं। राजकोषीय नीति का, फिस्कल पॉलिसीज का मोटिव होता है या इसका उद्देश्य होता है, इसका मोटिव या इसका उद्देश्य यह है कि वह किस प्रकार से गवर्नमेंट अपने इनकम को, अपने आय को क्या करे, बढ़ाए, इनकम को बढ़ाए, और किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को या खर्च को क्या करे, कम करे। तो फिस्कल पॉलिसीज का मोटिव ही यही होता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना होगा, अपने आय को बढ़ाना होगा,
और आय के कंपैरिजन में अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। तो फिस्कल पॉलिसीज के अंतर्गत गवर्नमेंट इस बात को फोकस करता है कि खर्चों को कम करें और इनकम को मैक्सिमाइज करें, आय को क्या करें, बढ़ाएं। और ये फिस्कल पॉलिसीज बनाता कौन है? तो फिस्कल पॉलिसीज का निर्माण जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसीज को बनाता है। अब आइए देखते हैं एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, देखिए मौद्रिक नीति बनाने के लिए एक कमेटी है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। और मौद्रिक नीति समिति का चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन इसके होते हैं RBI गवर्नर। RBI गवर्नर जो है इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो RBI गवर्नर या जो RBI के गवर्नर होते हैं वो MPC के चेयरमैन होते हैं। और MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज का मोटिव ही यही होता है कि मार्केट से किस प्रकार से महंगाई को कम किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और किस प्रकार से मार्केट या बाजार में रिसेशन को क्या किया जाए, रिसेशंस को जो है दूर किया जाए और महंगाई को जो है क्या किया जाए, कम किया जाए। तो देखिए महंगाई किसी भी मार्केट का एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि किसी गुड्स का प्राइस या सर्विसेज का प्राइस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आलू, 1 केजी आलू का प्राइस जो है मान लीजिए 20 रुपया है, और 1 केजी आलू का प्राइस 20 रुपया के बजाय उसका दाम 50 रुपया पर केजी हो जाए, क्या हो जाए, 50 रुपया पर केजी हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि आलू के रिफरेंस में या आलू के रिस्पेक्ट में मनी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, मनी का वैल्यू कम हो गया, जबकि आलू का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। जो 1 केजी आलू पहले 20 रुपए में मिल रहा था वो 50 रुपए में मिल रहा है। तो 50 रुपया मतलब मनी का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। किसके रिफरेंस में? तो यह जो है रिफरेंस आलू के रिफरेंस में या गुड्स के रिफरेंस में। तो हमेशा इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, मनी का वैल्यू, मुद्रा का वैल्यू जो है कम हो जाता है, जबकि उसके अलावा गुड्स का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। तो गुड्स, आलू का वैल्यू बढ़ा है ना कि मनी का वैल्यू बढ़ा है। तो इस केस में अगर आप आएंगे तो जब इन्फ्लेशन होगा तो लोगों का सेविंग कम होगा। सेविंग इसलिए कम होगा क्योंकि लोगों का एक्सपेंडिचर, खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा, तो सेविंग कम होगा, बचत कम होगा। और जब सेविंग और बचत कम होगा तो वैसे केस में लोगों के द्वारा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए कम होगा, निवेश कम होगा, तो वैसे केस में देश का विकास या कंट्री का डेवलपमेंट क्या होगा, प्रभावित होगा। और कंट्री का डेवलपमेंट प्रभावित तो होगा ही होगा, साथ में GDP का ग्रोथ रेट भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत MPC इस बात को ध्यान में रखता है कि कैसे जो है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और उस कंट्रोल करने के बाद इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात को फोकस किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप पाएंगे तो रिसेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में लोगों के पास पैसा ही नहीं रहे और मार्केट में सामान वैसे पड़ा का पड़ा रहे, लोग खरीद न पाए, तो वैसे सिचुएशंस को हम लोग रिसेशन के नाम से जानते हैं, मंदी के नाम से जानते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि मंदी का दौर चल रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। तो पॉकेट में पैसा नहीं है तो इसका मतलब रिसेशन है। रिसेशन है तो आप देखिए, जैसे अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन आप जो है किसी लेवाइस के शोरूम से पास कर रहे हैं या किसी ऐसे
शॉप से आप पास कर रहे हो जहां पे आपका वो इच्छा हो कि ये गुड्स मैं क्या कर लूं, परचेज कर लूं, बट आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इस गुड्स को क्या कर सके, परचेज कर सके। तो रिसेशन का सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें लोगों के पास पैसा तो नहीं होता, बट उनके मन की ये इच्छा होती है कि वो किसी गुड्स को क्या कर सके, खरीद सके। तो ऐसे सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत आरबीआई या एमपीसी इस बात को ध्यान में रखता है कि मार्केट में जो पैसे का फ्लो क्या हुआ है, कम हुआ है, उस पैसे के फ्लो को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। और पैसे के फ्लो को बढ़ाने के बाद लोगों के पास जैसे ही पैसे का फ्लो आएगा तो लोग फिर से जो है क्या करेंगे, उसी लेवाइस के शोरूम से आप क्या करेंगे, फटाफट जो एक समय आपके पॉकेट में पैसा नहीं था तो आपने जो है उस सामान को लेने का मूड आपका चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही आपके पॉकेट में पैसा आया आप फिर से उसी गुड्स को परचेज करने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत मार्केट से, बाजार से जो है, बाजार में लिक्विडिटी को जो है बढ़ाया जाता है और बाजार में लिक्विडिटी को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जाता है कि जिससे जो है न तो महंगाई बहुत ज़्यादा रहे और न ही मंदी का सिचुएशन रहे। तो इस प्रकार जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो है एमपीसी के द्वारा बनाया जाता है, तो वही जो है फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो देखिए फिस्कल पॉलिसीज में एक आपका टॉपिक निकलेगा गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के बारे में, और दूसरा अगर आप आएंगे तो मुद्रा की पूर्ति एवं साख सृजन, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशंस, ये टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। चलिए और देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो चलिए और मुद्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो एक आएगा थियरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं अस्फीति के अंतराल से संबंधित सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जैसे अभी हमने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाया जाता है कि जिससे मार्केट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और रिसेशन के सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो उसी तरीके से जो है ये टॉपिक है इन्फ्लेशनरी से संबंधित कॉन्सेप्ट एंड डिफ्लेशनरी से संबंधित कॉन्सेप्ट, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि जब किसी एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से आपस में क्या करना, एक्सचेंज करना, और ये जो है बाजार में वैल्यू के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर आप आएंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि $1 मान लेते हैं कि 73 रुपीज के बराबर, कितना मान लेते हैं, 73 रुपया के बराबर। $1 मान लिया कि 73 रुपया के बराबर, एग्जाम्पल मान रहे हैं, जो करंट का वैल्यू है उसको मैं नहीं देख रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं एक्सचेंज रेट आपको समझाने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है। देखिए एक्सचेंज का मतलब होता है कि $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में डॉलर चलता है और इंडिया में रुपया चलता है, तो $1 में अमेरिका में जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज कर सकते हैं उतना ही भारत में 73 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे ही कोई इंडियन अगर अमेरिका जाता है और उसे $1 का जरूरत पड़ता है तो उसको $1 लेने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 73 रुपया देना पड़ेगा। या अगर कोई जो है विदेशी इंडिया में आता है घूमने के पर्पज से, तो उसको भारत में 73 रुपया लेने के लिए $1 क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब
कि रुपए और दूसरे देश के वैल्यू का वो सेम वैल्यू जितने वैल्यू में किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जा सके या कंज्यूम किया जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। और ये अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंट्रियों के, दो कंट्रियों के बीच मनी का वैल्यू का जब कंपेयर करेंगे तो ये अलग अलग होता है। चलिए भाई, उसके अलावा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम लोग जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से संबंधित मुद्दों को देखते हैं कि कौन सा एक्सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कौन कौन से मुद्दों पर इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित मुद्दों को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित सिद्धांत। देखिए, रोजगार से संबंधित सिद्धांत के बारे में अगर आप आएंगे, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित अगर आप प्रिंसिपल्स के बारे में अगर आप आएंगे, तो देखिए जो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशूज है जो लोगों के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को रोजगार न मिले तो उनका जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो एम्प्लॉयमेंट आज के दौर का सबसे बड़ा जो है क्या है, एक नीड्स है। रोजगार लोगों का एक जरूरत है। लोग पढ़ाई लिखाई, लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है कि फ्यूचर में उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक रोजगार मिलेगा। उस रोजगार से वो जो पैसा अर्न करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, उस पैसे को जो है फ्यूचर में अपने अन्य ज़रूरतों के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके साथ साथ जब कोई एक व्यक्ति अपने एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो पैसा जनरेट करता है और उस पैसे को जब बाजार में खर्च करता है, उससे नए नए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो न केवल उसका अपना सेटिस्फैक्शन होता है बल्कि उस देश के विकास में भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। और मान लीजिए ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जो किसी प्रकार का इनकम ही जनरेट नहीं करते, तो वैसे केस में न केवल किसी देश के विकास के लिए निगेटिव है बल्कि उस इंडिविजुअल पर्सन के विकास के लिए भी क्या है, नकारात्मक है। तो इस प्रकार रोजगार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और इस प्रकार जब से आप जो देखेंगे 2019 से कोरोना के बाद मार्केट में बेरोजगारी रेट तेजी से क्या हुआ है, बढ़ा है। और बेरोजगारी रेट तो बढ़ा ही है, बढ़ा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लोगों का जो इनकम, पहले का जो इनकम जनरेट करने का एक रेशियो था और प्रेजेंट में जो इनकम जनरेट करने का रेशियो था वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोग देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अगर आप आएंगे, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एग्रीगेट्स डिमांड एंड एग्रीगेट्स सप्लाई। देखिए पूरे इकोनॉमिक्स का एक कोर है क्या, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति, देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कहने का मतलब डिमांड अगर है तो सप्लाई आपको करना पड़ेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो फिर डिमांड कहाँ से होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सप्लाई होगा तो डिमांड होगा और डिमांड अगर नहीं होगा तो सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई किसी भी गुड्स के प्राइस को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जिस वस्तु का, गुड्स का डिमांड ज़्यादा होता है उसका प्राइस भी क्या होता है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। और जिस गुड्स का डिमांड ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, उसका प्राइस भी उसी रेशियो में क्या होता है, दिखाई देता है। तो चलिए ये टॉपिक्स भी हम लोग क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आइए जो है अर्थव्यवस्था भी देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप आएंगे, इकोनॉमी के बारे में अगर आप आएंगे, तो द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स कैन बी सीन इन जनरल इन टर्म्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस। इन इकोनॉमिक्स द प्रिंसिपल्स, रूल्स etc related to economics activities are described while in the economy. These principles are used practically. अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच का संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है
कि जहाँ पे इकोनॉमिक्स एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने ये देखा कि कंज्यूमर्स बिहेवियर थियरी, तो कंज्यूमर्स बिहेवियर्स के लिए कंज्यूमर उपभोक्ता जब बाजार में जाता है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, तो वह जो है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स कार्य करते हैं, किसी गुड्स को खरीदता है और किसी गुड्स को नहीं खरीदता है। तो उस व्यवहार जो प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स को हम लोग किस में देखते हैं, तो उस प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन कंज्यूमर्स जब उस गुड्स को खरीद लेता है, खरीदने के बाद जो उसका व्यवहार दिखाई देता है, उस व्यवहार को हम लोग किस में देखते हैं, वो हम लोग इकोनॉमी में देखते हैं। अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जबकि इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई का इम्पैक्ट क्या है, व्यवहारिक रूप क्या है, कौन कौन से व्यवहार के आधार पर डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड होता है। तो ये सारी बातें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या है, अंतर है। तो देखिए एक बात और समझ लीजिए कि हम लोग इकोनॉमिक्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, तो फिर क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमी। इकोनॉमी पढ़ना है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की पढ़ाई करनी है। हम लोगों को इकोनॉमिक्स का अप्लाइड फॉर्म पढ़ना है, या इकोनॉमिक्स का व्यवहार आपके दैनिक जीवन में किस तरीके से आप व्यवहारिक रूप में उसको अपनाते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का जहाँ पे थियरी का ज़रूरत पड़ेगा उस थियरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग इकोनॉमिक्स का अप्लाइड फॉर्म इकोनॉमी का टॉपिक करेंगे, और इकोनॉमी ही पढ़ना है आपको, क्योंकि इकोनॉमी आपको जो भी पढ़ना है जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO। माइक्रो का मतलब होता है कि जब किसी एक सिंगल यूनिट का इकोनॉमिक्स मोटिव से आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। और जब आप होल इकोनॉमिक्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा प्रोड्यूसर बिहेवियर थियरी के बारे में, हम लोगों ने देखा कंज्यूमर बिहेवियर थियरी के बारे में, और हम लोगों ने देखा प्राइस थियरी के बारे में, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का कीमत कैसे डिसाइड किया जाता है इसके बारे में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट बजट्स, एम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या किए, डिस्कस करेंगे आगे के क्लास के लेक्चर्स में। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने ये भी देखा कि डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स में जहाँ प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमी में उस प्रिंसिपल का व्यवहार है, अप्लाइड फॉर्म है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में जहाँ पे थियरी है, वहीं अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में उस थियरी का व्यवहार के बारे में बताया गया है। तो हम लोगों ने, हमने आपको ये भी बताया कि हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को
ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।